एवरीवन, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे पीवाईक्यू के साथ साथ अपना करंट अफेयर्स। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आईआर से। और आईआर के टॉपिक हम देख लेते हैं एक बार। ये 5 मॉड्यूल में डिवाइडेड है, तो इसको हम 4 से 5 वीडियोस में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ये अप्रैल से लेके अक्टूबर तक है, तो इसको तो हम अप्रैल से अक्टूबर तक PT 365 करेंगे सारे सब्जेक्ट का। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि मंथली नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च का मंथली करंट अफेयर्स करेंगे। ठीक है, मार्च तक का इनफ है, उससे आगे यूपीएससी पूछता भी नहीं है, क्योंकि 25 में को तो आप लोग का पेपर ही है। तो बस एक महीने पहले 31 मार्च तक का करंट अफेयर्स इनफ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, चलिए। हाँ, पहला टॉपिक है हमारा UNGA से रिलेटेड है, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस में। अब देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। देखिए, सुर्खियों में क्यों रहा UNGA? इसलिए रहा क्योंकि UNGA ने संयुक्त राष्ट्र में फ़िलिस्तीन की सदस्यता पर एक संकल्प अपनाया, जिसमें UNSC से फ़िलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने का आग्रह किया गया है। ठीक है, ठीक, तो आपको ये बस पता होना चाहिए कि क्यों रहा। इससे ज़्यादा वैसे ये यूपीएससी नहीं पूछेगा। हम देखते हैं इससे रिलेटेड अदर फैक्ट। देखिए, यह संकल्प जो है UNSC का, UNGA का, वो क्या है कि फ़िलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता प्रदान नहीं करता, ठीक, बल्कि उसे संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए से पात्र मानता है। ये है, ठीक है। अब इसमें क्या संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्यों के प्रवेश करने की प्रक्रिया क्या है, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि एक आवेदन प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, तो सदस्यता के लिए इच्छुक देश सबसे पहले अपना संयुक्त राष्ट्र महासचिव को एक आवेदन प्रस्तुत करके संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। ओके, अब इसके लिए अनुशंसा के लिए आवश्यक है इसकी। तो सबसे पहले देखिए, UNSC के 15 सदस्यों में से जो 9 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। ठीक है, इसमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं और बाकी 10 जो होते हैं वो मतलब टेम्परेरी होते हैं, यानी कि अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक, अब 5 स्थायी सदस्य कौन से, ये आपको पता होगा आई थिंक। अगर नहीं पता है तो आप देख लीजिए, आपको पता होना चाहिए कि चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका जो है वो इसका स्थायी सदस्य है। ठीक, और इन 5 सदस्यों में से किसी के भी द्वारा इस संकल्प को वीटो नहीं किया जाना चाहिए, सबसे बड़ा पॉइंट ये। ठीक, अब देखिए, एक बार जब सुरक्षा परिषद से इसे मंजूरी मिल जाती है, उसके बाद क्या होता है कि इस संकल्प को संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुत किया जाता है। ओके, उसके बाद क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा इसे अपनाने के लिए 2/3 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। संयुक्त राष्ट्र सभा में इस संकल्प को अपनाने के लिए कि उसको संयुक्त राष्ट्र का सदस्य का पार्ट बनने के लिए इसके 2/3 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। ठीक, अब UNGA में संकल्प अपनाए जाने के बाद वह देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन जाता है। ओके, अब देखिए इसमें से मेन इम्पोर्टेंट क्या है, ये तो हो गई उसकी सदस्यता बनने के लिए। अब ये इसमें UPSC क्या हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए ये इसका जो फैक्ट है ना, ये हमारे लिए ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। एक मिनट, हमारे लिए ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है जो इसके अंदर दिया है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं आगे। अब देखिए, इसमें क्या है कि UNGA का त्वरित अवलोकन। अब इसकी उत्पत्ति UNGA की कैसे हुई। अब देखिए, इसमें UPSC के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसकी स्थापना कब हुई, क्योंकि वैसे आपको पता होना चाहिए कि 1945 में UNGA की स्थापना हुई थी। लेकिन किसी भी स्टेट एग्ज़ाम में UPPCS BPSC में ये पूछता है कि UNGA की स्थापना कब हुई थी, तो उनको ये पता होना चाहिए कि 1945 में हुई थी। ठीक, और ये संयुक्त राष्ट्र की 6 संस्थाओं में से एक है। ये इम्पोर्टेंट नहीं, बस ये है कि स्टेट गवर्नमेंट वालों को जो भी वन डे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसमें सभी सदस्य, संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ठीक है, सदस्य कौन होता है, ये हो गया। मतदान कौन करता है कि प्रत्येक सदस्य देश के पास एक वोट होता है और महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए 2/3 बहुमत अनिवार्य होता है। ओके, मतलब कोई ऐसे आप नहीं ले सकते कि कोई भी कंट्री कोई भी निर्णय लेकर के आया तो उसको ऐसे हो गया, उस पर लिए अब 2/3 बहुमत आया, इम्पॉर्टेंट है।
ओके। सत्र सितंबर में इसका शुरू होने वाले नियमित सत्रों में सालाना बैठक होती है तथा आवश्यकता अनुसार विशेष सत्र आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, अध्यक्षता कौन करता है? यूएनजे की अध्यक्षता प्रत्येक वर्ष 5 भौगोलिक समूह के सदस्य देशों में क्रमवार रूप से बदलती रहती है। मतलब अगर इस साल कोई और कंट्री कर रहा है तो अगले साल कोई और कंट्री करेगा। ठीक, ऐसे होता है इसमें। अब देखिए आगे करते हैं, संयुक्त राष्ट्र की महासभा के कार्यों का अवलोकन करते हैं। पहला होता है संकल्प पारित करना। ओके, राजनीतिक और नैतिक प्रभाव वाले गैर बातकारी संकल्प पारित करना। ठीक है, सदस्यों का चुनाव करना। सुरक्षा परिषद के अस्थायी और संयुक्त राष्ट्र के अन्य निकायों के सदस्यों का चुनाव करना। ओके, बजट को मंजूरी देना, संयुक्त राष्ट्र के बजट को मंजूरी देना और सदस्य देशों के वित्तीय योगदान का आकलन करना। वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में क्या होता है कि वार्ता आयोजित करता है, दुनिया भर की चुनौतियों के समाधान हेतु सिफारिशें भी प्रस्तुत करता है। ठीक है, अब देखिए ये सब तो हो गई हमारे काम की चीज़ें। इसमें से क्या इम्पोर्टेंट था कि प्रवेश करने की इसकी प्रक्रिया इम्पोर्टेंट थी। ये आपको आप देख लीजिएगा। इसमें से स्टेट पीसीएस वालों के लिए जो भी है, वनडे एग्जाम तो दे रहे हैं, एसएससी वालों के लिए बस इतना इंपॉर्टेंट कि इसकी स्थापना कब हुई थी, और बाकी इसके सदस्य देश यानी कि 193 सदस्य देश इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी नहीं पूछेगा ये सब चीज़ें। यूपीएससी क्या पूछेगा? यूपीएससी पूछेगा कि फैक्ट फॉर द फ्यूचर, अभी हाल ही में सुर्खियों में रहा फैक्ट फॉर द फ्यूचर किससे इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो फैक्ट फॉर द फ्यूचर क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र ने भविष्य के लिए संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में फैक्ट फॉर द फ्यूचर को अपनाया, और इसका उद्देश्य है कि यह पैक्ट जो है यानी कि पैक्ट फॉर द फ्यूचर जो है ये सदी की 21वीं सदी की चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिजाइन किया गया। ओके, अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे इसका उद्देश्य। ठीक, अब इसके पैक्ट फॉर द फ्यूचर के अनुलग्नक क्या है? ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट या एआई और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के अंतर्राष्ट्रीय विनिमय पर विश्वव्यापी समझौता है। अब यूपीएससी क्या करेगा? देखिए एआई और डिजिटल है ना, अब यहाँ पे यूपीएससी क्या करेगा? इसकी जगह कृषि कर देगा। एआई प्लस कृषि एग्रीकल्चर, या एआई प्लस इकोनॉमी, है ना, ऐसा कुछ यूपीएससी करेगा। ठीक, या इकोनॉमी प्लस कुछ भी कर सकता है जरूरी। तो यूपीएससी अगर करेगा ना तो इसमें छेड़छाड़ करेगा एआई और डिजिटल, क्योंकि ये दो एक फैक्ट है। ठीक, तो आपको बस इतना याद रखना है कि एआई और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के अंतर्राष्ट्रीय विनिमय पर विश्वव्यापी समझौता है, या डिजिटल डिवाइड, साइबर सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग जैसे मुद्दों का समाधान सुझाते हुए डिजिटल प्रौद्योगिकी द्वारा सतत विकास में योगदान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करता है। ओके, डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर जनरेशन, इसका उद्देश्य है पर्यावरण की रक्षा और अंतर पीढ़ीगत समानता को बढ़ावा देकर भावी पीढ़ियों के कल्याण को सुरक्षित करना, यानी कि सतत विकास वाला सीन। ठीक है, बस इतना सा है इसमें पढ़ने के लिए, ये आपको इतना पता होना चाहिए। बस अगर पूछेगा तो ये पूछेगा कि पैक्ट फॉर द फ्यूचर हाल ही में सुर्खियों में था, वो किससे रिलेटेड है। ठीक, या फिर ये कि ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट आपने सुना था या इसको स्टेटमेंट बना के दे देगा, तो ये आपके लिए ये इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। मतलब पढ़ेंगे तो आप है ही, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यूएनएससी के बारे में जानते हैं। यूएनएससी क्यों इम्पोर्टेंट है? अभी यूएनजीए ने डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया को 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए यूएनएससी में एक अस्थायी सदस्य के रूप में चुना है। ठीक है, यूएनएससी का त्वरित अवलोकन करते हैं। इसका कार्य क्या है कि सुरक्षा परिषद की प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। ठीक, उत्पत्ति 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, संरचना कुल 15 सदस्य जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी। 10 जो होते हैं वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। देखिए इसमें दिया भी हुआ होगा, हाँ 2 वर्ष की अवधि होती है इनकी। ठीक है, और बाकी जो आपके वो है स्थायी सदस्य, वो चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, ये हैं इसके 5 स्थायी सदस्य। इन्हें सामूहिक रूप से P5 के नाम से जाना जाता है, 5 जो सदस्य है, और इन्हें जो ये 5 सदस्य है ना स्थायी, इन्हें ही वीटो पावर प्रदान की गई है। ठीक, अब 10 अस्थायी सदस्यों का के लिए क्या है कि जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा गुप्त मतदान के जरिए 2/3 बहुमत के माध्यम से निर्वाचित होते हैं। ठीक है, और इनके कार्यकाल की अवधि भी 2 वर्ष होती है। इसमें कौन कौन से 5 हैं? फर्स्ट है अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और अन्य पूर्वी यूरोप। ठीक, ये हो गया। अब यूएनएससी से संबंधित अन्य मुख्य तथ्य क्या है? यूएनएससी के पास बाध्यकारी निर्णय लेने की शक्ति है।
ठीक है, अब देखिए मैंने आपको जब PYQ सॉल्व करवाया था ना, तो वहाँ पे बताया था कि बाध्यकारी जो निर्णय होता है ना, बाइंडिंग कोई चीज़ बहुत कमी होती है, लेकिन यूएनएससी के पास है। तो आप जब यूएनएससी के टर्म में आप याद कर लीजिए कि जो होता है वो निर्णय बाध्यकारी होगा। अगर यूएनएससी कहीं दिया है तो वहाँ पे बाध्यकारी अगर दिया तो दैट मीन्स कि वो ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए, जिसे सदस्य देशों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत लागू करना होता है। ठीक है, भारत को यूएनएससी के अस्थायी सदस्यता के लिए 8 बार चुना गया। कितनी बार चुना गया? 8 बार चुना गया। यूपीएससी नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो वो 8, मैंने बताया कि 8 एक डेटा है। यूपीएससी पूछेगा तो 9, 10, 11, 12 ऐसा कुछ डेटा देगा, या 4, 5, तो जनरली वो गलत ही होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स कि ये यूपीएससी पूछेगा नहीं, अगर पूछेगा तो वो डेटा देगा तो आप वो काट दीजिएगा एप्टीट्यूड के थ्रू। ठीक है, वो यूपीएससी पूछता ही नहीं, लेकिन जो स्टेट एग्जाम होते हैं वो पूछ सकते हैं कि कितनी बार यूएनएससी में भारत ने अस्थायी सदस्यता के लिए कितनी बार चुना गया है, तो 8 बार चुना गया और भारत का सबसे हालिया कार्यकाल था 2021-22। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कॉमन प्लेस पहल, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, अब देखिए इसको पढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महिलाओं, शांति और सुरक्षा, यानी कि महिला शांति और सुरक्षा पर एक आयोजित डिबेट में कॉमन प्लेस पहल की शुरुआत की गई थी। ठीक है, कॉमन प्लेस पहल होता क्या है? इसका उद्देश्य होता है कॉमन प्लेस का कि शांति प्रक्रियाओं में महिलाओं को पूर्ण, समान, सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मध्यस्थों, सरकारों एवं नागरिक समाज को एक साथ लाना। ये उद्देश्य इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको याद होना चाहिए जो भी यूपीएससी देने जा रहे हैं। ठीक, इसमें क्या होता है कॉमन प्लेस पहल में कि महिलाओं को प्रमुख मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करना तथा उन्हें मध्यस्थ टीम में जोड़ना शामिल होता है। इतना पॉइंट ये इसमें कॉमन प्लेस पहल में आपको इतना पॉइंट याद करना चाहिए कि ये इसका उद्देश्य क्या है, बस। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं टॉपिक पे। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक। अब संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक यानी यूएन पीस कीपर्स, यूएनपीके क्या होता है कि भारत के सुर्खियों में इसलिए रहा क्योंकि भारत के नेतृत्व वाले ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स यानी कि GOF ने एक नया डेटाबेस लॉन्च किया है। जो GOF ने डेटाबेस लॉन्च किया है उसमें क्या है कि इस डेटाबेस को शांति सैनिकों के खिलाफ होने वाले अपराधों को दर्ज करने और अपराधियों को सजा दिलवाने में हुई प्रगति की निगरानी के लिए डिज़ाइन किया गया। ठीक है, अब ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं कि भारत ने क्या किया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अध्यक्षता के दौरान ब्लू हेलमेट के खिलाफ अपराधों के लिए दोषियों की जवाबदेही तय करने हेतु 2022 में ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की शुरुआत की थी। यूपीएससी क्या पूछेगा कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की शुरुआत 2022 में हुई थी, ऐसा तो बहुत रेयरेस्ट देगा। ठीक, क्योंकि यूपीएससी को भी पता है कि आप कितना डेटा याद रखेंगे। वो क्या करेगा 2023, 24, 25 ऐसा कुछ देगा, आप उसको कट कर दीजिएगा क्योंकि ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की शुरुआत 2022 में की थी। अगर आपको याद हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं याद होता है तो आप एप्टीट्यूड के थ्रू आप उसको गलत कर दीजिएगा। ठीक, किसने शुरू किया था ये आपको याद रखना पड़ेगा कि भारत ने शुरू किया था। ठीक है, 2022 में याद हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन ब्लू हेलमेट याद रखिएगा कि इंडिया ने शुरू किया था 2022 में। ठीक है, इतना याद कर लीजिएगा। चलिए क्या नेक्स्ट देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र शांति सेना को सशस्त्र संघर्ष वाले क्षेत्र में शांति बनाए रखने या पुनः शांति स्थापित करने के लिए तैनात किया जाता है। ठीक है, हालांकि कभी कभी उन्हें तैनाती वाले क्षेत्रों में हिंसा का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन बस ये है कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की शुरुआत 2022 में की थी। वैसे स्टेट पीसेस के लिए ऐसी चीज़ें नहीं पूछी जाती, यूपीएससी के लिए बता रही हूँ क्योंकि इंडिया इन्वॉल्व बताओ तो हो सकता है कि पूछ ले यूपीएससी। यूएन पीस कीपिंग या संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना को त्वरित अवलोकन, यानी कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है वो 1 स्टार है। ठीक है, चलिए उत्पत्ति कब हुई? संयुक्त राष्ट्र ने 1948 में अपने पीस कीपिंग प्रयासों की शुरुआत तब की थी जब उसने पश्चिम एशिया में युद्ध विराम समझौते के तहत सैन्य पर्यवेक्षकों को तैनात किया था। कब की थी? 1948 में। ठीक है, उत्पत्ति से हुई। उद्देश्य क्या है? संघर्ष या युद्ध से शांति की ओर बढ़ने में देशों की सहायता करना। ठीक है, सिद्धांत इसका क्या है कि पक्षकारों की सहमति, निष्पक्षता, आत्मरक्षा और मैंडेट के पालन को छोड़कर अन्य मामलों में बल का प्रयोग न करना। ब्लू हेलमेट, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक नीले रंग के हेलमेट पहनते हैं। ब्लू हेलमेट में ये था, किसने स्टार्ट किया था? इंडिया ने स्टार्ट किया था। स्टार्ट किया इंडिया ने, अभी हम इससे पढ़ चुके हैं। कब किया है? 2022 में, जब वो उसका संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य था। ठीक है, अब शांति सैनिकों के
तैनाती कैसे की जाती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक संकल्प अपनाकर संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन की तैनाती निर्धारित करती है। ठीक है, ऐसे एक संकल्प अपनाकर तैनाती करती है। ठीक है, हालांकि इस मिशन का जो बजट है और संसाधन वो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ही मंजूर किए जाते हैं। ठीक, अब क्या है कि संयुक्त राष्ट्र का जो प्रत्येक सदस्य देश है वो शांति स्थापना हेतु अपना अपना अंशदान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। ठीक, जितने भी सदस्य देश हैं उसके, चाहे वो स्थायी हो चाहे अस्थायी हो। ठीक है, अब संयुक्त राष्ट्र का पीस ऑपरेशंस विभाग डीपीओ शांति स्थापना अभियानों को राजनीतिक और कार्यकारी दिशा प्रदान करता है। ठीक, सफलता, संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक बल को 1988 के नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये आपको पता होना चाहिए, पूछ सकता है यूपीएससी, कोई स्टेटमेंट बना के दे देगा कि कब। वैसे 1988 अगर याद हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको तो पता ही है एप्टीट्यूड के थ्रू आप स्टेटमेंट डेटा होगा तो जनरली गलत होगा, आप उससे कर दोगे। 100 में 90% क्वेश्चन तो सही हो ही जाएगा, 10% एक्सेप्शनल है, वो तो अलग बात है। अब देखिए भारत का योगदान इसमें क्या है कि भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन में केवल महिलाओं वाला दल भेजने वाला पहला देश बना था। ठीक है, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसमें भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन में केवल महिलाओं का दल भेजने वाला पहला देश था। ठीक है, अब महिलाओं वाले दल को लाइबेरिया भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? लाइबेरिया। ठीक है, भारत ने क्या किया कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन के तहत अब तक 2 लाख से अधिक सैनिकों का योगदान दिया है। या किसी देश द्वारा सर्वाधिक सैन्य बल का योगदान है। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम कौन कौन से हैं। पहला, यूएनईएस कैप ने एशिया और प्रशांत का आर्थिक व सामाजिक सर्वेक्षण 2024 रिपोर्ट जारी की। इसने जारी की यूएनईएस कैप ने। ठीक, यह यूएनईएस कैप द्वारा प्रकाशित प्रमुख सर्वेक्षण है और इसे 1947 से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जा रहा है। ठीक, अब इसमें यूपीएससी क्या कर देगा कि द्विवर्ष दे देगा या द्विवर्ष दे देगा, 1947 की जगह कुछ और कर देगा, डेटा ऐड कर देगा, बट आपको याद रखना है कि 1947 से ही प्रकाशित किया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक, याद रखिएगा, अगर याद रहता है अच्छी बात है, नहीं तो आपके पास तो है ही ब्रह्मास्त्र आपका। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है कि बैंकॉक थाईलैंड में। ठीक है, यूएनईएस कैप का, ठीक है, हेडक्वार्टर का है बैंकॉक थाईलैंड में। ठीक है, उत्पत्ति कब हुई? 1947 में एशिया और सुदूर पूर्व देश के लिए आर्थिक आयोग के रूप में स्थापित किया गया था 1947 में। ठीक है, इसका पुनः नामकरण कब हुआ, यानी दोबारा नामकरण कब हुआ? 1976 में हुआ। ठीक, यूएनईएस कैप के सदस्य 53 सदस्य हैं, 9 एसोसिएट सदस्य हैं, जिसमें भारत इसका पूर्णकालिक सदस्य है। ठीक है, अब इसमें पूछेगा कि भारत इसका पूर्णकालिक सदस्य है कि नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए। पूर्णकालिक सदस्य है भारत, यूएनईएस कैप का भारत पूर्णकालिक सदस्य है। ठीक है, कार्य क्या होते हैं? अब कार्य देखते हैं कि यूएनईएस कैप क्या करता है कि देश के सभी सरकारों को आर्थिक और सामाजिक मुद्दों की समीक्षा एवं चर्चा करने तथा क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। यूएनईएस कैप क्या करता है कि क्षेत्र की सभी सरकारों को आर्थिक और सामाजिक मुद्दों की समीक्षा करने के लिए, किसकी? आर्थिक और सामाजिक मुद्दों की समीक्षा करने के लिए, और उसके साथ साथ उस पर चर्चा करने के लिए भी एक चर्चा करके क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ठीक है, ताकि सब लोग आएँ, चर्चा करें और अपनी चीज़ें सॉल्व आउट करके उसको एग्जीक्यूट करें। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास। क्या हुआ कि इस बार संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास ने अपनी 60वीं वर्षगांठ मनाई। ठीक है, अब क्या है कि इसमें देखिए, इसने वर्षगांठ मनाई तो वो भी न्यूज़ में आ गया, आएगा ही। क्या है कि ज्ञातव्य है कि इसे पहले व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के नाम से जाना जाता था, यानी पहले इसे अंकटांक के नाम से जाना जाता था, UNCTAD। ठीक है, अंकटाड के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य। अब अंकटाड क्या करता है कि कुछ रिपोर्ट जारी करता है जो कि हमें पता होनी चाहिए। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। पहला कौन सा है? व्यापार और विकास रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट, अल्प विकसित देश रिपोर्ट। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है यूपीएससी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। हेडक्वार्टर कहाँ है अंकटाड का? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ये स्टेट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीएससी के लिए कि हेडक्वार्टर वगैरह पूछता है। रिपोर्ट अंकटाड की तो वैसे बहुत कम ही पूछता है, बट आप लोग भी देख लीजिएगा, यानी कि स्टेट पीसीएस और यूपीएससी दोनों के लिए ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। अंकटाड की स्थापना कब हुई थी?
तो 1964 में स्थापना हुई संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय के रूप में की गई थी। अब जो अंकटाड है ना, उसे यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट नाम दिया गया है। ठीक है, अब अंकटाड का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक, उद्देश्य क्या है अंकटाड का, यानी कि यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का, कि विकासशील देशों, विशेष रूप से अल्प विकसित देशों और ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रभावी ढंग से एकीकृत होने में उनकी सहायता करना। ठीक है, अंकटाड के सदस्य 195 देश हैं और भारत भी अंकटाड का सदस्य देश है। ठीक है, प्रमुख उपलब्धियां क्या ही है इसकी अंकटाड की, कि इसने अध्ययन सभा पर एजेंडा 2015 में वैश्विक समुदाय द्वारा अनिवार्य विकास के लिए वित्त पोषण का कार्यान्वयन, ऋण प्रबंधन, वित्तीय विश्लेषण प्रणाली कार्यक्रम आदि लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये आपको इतना पता नहीं, बट ये रिपोर्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये पूछ सकता है कि भारत अंकटाड का सदस्य देश है कि नहीं और कब से। ज़्यादातर कि भारत जब से स्थापना हुई तब से उसका सदस्य देश है, और इसके सब भारत इसमें शामिल नहीं है, यही पूछेगा, यूपीएससी पूछेगा जनरली। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला फोरम, यानी कि UNGSCF। ठीक है, अब UNGSCF के किस लिए इम्पोर्टेंट है, कि इसके प्रथम संस्करण का आयोजन यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट और बारबाडोस सरकार ने किया है। क्या किया है कि UNGSCF के पहले संस्करण का आयोजन किसने किया है, कि यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, क्योंकि इसकी 60वीं वर्षगांठ थी, इसका नाम चेंज किया गया, अंकटाड से इसको यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट कर दिया गया। ठीक है, तो इसने और बारबाडोस सरकार ने किया। अब देखिए यूपीएससी क्या कर सकता है, कि क्या करेगा, UNGSCF कर देगा। ठीक है, आया पहली बार आया तो इस साल के लिए या अगले साल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक, अब देखिए क्या करेगा यूपीएससी, अब क्या करेगा, यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट दे दिया और बारबाडोस सरकार की जगह फ्रांस की सरकार देगा, चाइना की सरकार दे देगा, या बारबाडोस सरकार वही रहेगा, इसकी जगह कुछ WTO यानी कि यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की जगह WTO या UNDP ऐसा, या कुछ भी नाम दे देगा ऐसा, और उसके कहते हैं ब्रिक्स, G20 ऐसा कुछ नाम दे देगा, और उसके कहते हैं कि इसने और बारबाडोस सरकार ने UNGSCF की स्थापना की। ठीक, तो आपको ये चीज़ याद करनी है कि UNGSCF की स्थापना किसने की, यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट और बारबाडोस सरकार ने की। ठीक है, UNGSCF का उद्देश्य क्या है, जलवायु परिवर्तन, भू राजनीतिक तनाव और एक दूसरे पर निर्भरता और व्यवधान के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बढ़ते व्यवधानों का समाधान करना। ठीक है, UNGSCF के प्रमुख परिणामों पर एक नज़र डालते हैं हम। इंटरमॉडल, निम्न कार्बन, दक्षम लचीले माल परिवहन और लॉजिस्टिक के लिए घोषणा पत्र जारी किया गया। इस घोषणा पत्र में जलवायु परिवर्तन संबंधी वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करने पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक, व्यापार के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सिंगल विंडो विकसित करने हेतु दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। साथ ही वैश्विक व्यापार की स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए अंकटाड व्यापार और परिवहन डेटा सेट लॉन्च किया गया। अब देखिए इसमें बस इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है। और ये कौन इसको क्या नाम है, किसने ऐसे इसका आयोजन किसने किया है और कहाँ पे किया गया है। ठीक है, कहाँ किसने किया, बस ये इम्पोर्टेंट है। अब चलिए इसका फोकस देख लेते हैं कि विशेष रूप से लघु द्वीपीय विकासशील देशों के लिए आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन को मजबूत करना, बस इतना सा इसका काम है, यही करता है UNGSCF। अब G4 देखते हैं। G4 क्या हुआ, अभी हाल ही में हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी सर गए थे कहाँ, न्यूयॉर्क में, वहाँ पे इन्होंने क्या किया कि G4 देश के विदेश मंत्रियों से भेंट की। अब देखते हैं G4 देश कौन कौन है। पहले तो ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान। कौन से देश है, ब्राज़ील, जर्मनी, भारत, जापान। ये इम्पोर्टेंट है नाम कंट्री का। ठीक, स्टेट के लिए भी प्लस यूपीएससी के लिए भी, क्योंकि वो पूछता है। अब देखिए G4 समूह ने टेक्स्ट आधारित वार्ताओं के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की। ठीक है, क्या किया नहीं किया हमें नहीं पता, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि G4 के सदस्य देश कौन है। ठीक, अब G4 का जो लक्ष्य है वो क्या है, G4 क्या करते हैं कि G4 राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटों के लिए एक दूसरे की दावेदारी का समर्थन करते हैं। यानी कि ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान क्या करते हैं, ये चारों देश मिलकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटों के लिए एक दूसरे की दावेदारी का समर्थन करते हैं। ठीक है,
इस ये जो G4 ने जो समूह प्रस्तुत किया है उसका उद्देश्य है कि सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या बढ़ा दी जाए और उसे बढ़ा के कितनी कर दी जाए, 25-26 कर दी जाए, जिसमें से 25-26 में स्थायी और अस्थायी दोनों होने चाहिए, ठीक, जिसमें से 4-5 जो है वो अस्थायी नए सदस्य भी शामिल किए जाने चाहिए। अभी तक क्या है, 5 और 10 का है, तो इसको बढ़ा करके 25-26 कर दिया जाए, जिसमें 4-5 सदस्य अस्थायी शामिल कर दिए जाए। इतनी सी बात है G4 का, ठीक, उद्देश्य। अब देखते हैं यूएफसी क्या है कि यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस। यूएफसी उन देशों का समूह है, यूएफसी, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटों के लिए G4 देशों के अनुरोध का विरोध करते हैं। G4 क्या चाहता है कि यानी ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान क्या चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीटों में हम वृद्धि की जाए, यानी कि अभी 15 है तो उसको बढ़ा के 25-26 किया जाए, जिसमें से 4-5 अस्थायी हो और 25-26 स्थायी हो, मतलब 25-26 ओवरऑल हो जिसमें 4-5 अस्थायी हो, ठीक है। अब यूएफसी क्या करता है कि यूएफसी जो G4 कह रहा है ना कि उसकी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाए, उसमें स्थायी सीटों की, अस्थायी सीटों की, तो स्थायी सीटों के लिए यूएफसी जो है वो इसका विरोध कर रहा है G4 का, ठीक। अब यूएफसी में शामिल देश कौन से, ये इम्पोर्टेंट है इसमें यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसका शामिल देश, G4 का भी देश इम्पोर्टेंट है और यूएफसी का भी देश इम्पोर्टेंट है। ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, याद कर लीजिएगा कैसे भी करके, क्योंकि यूपीएससी आजकल पिछले 4-5 साल से क्या कर रहा है कि ये देश पूछ रहा है, ठीक। तो अर्जेंटीना, कनाडा, कोलंबिया, कोस्टारिका, इटली, माल्टा, मैक्सिको, पाकिस्तान, कोरिया, गणराज्य, सैन मैरिनो, स्पेन और तुर्की, ठीक है। और यूएफसी को कि हम एक कॉफ़ी क्लब के नाम से भी जानते हैं, ठीक। अब देखिए यूपीएससी क्या कर सकता है इसमें यूएफसी क्या करेगा कि यूएफसी 2 क्वेश्चन इसमें से क्रिएट करता है अगर यूएफसी के बारे में पूछेगा। पहला तो वो कह देगा कि यूएफसी में शामिल इतने ये देश हैं, इसमें से कौन सा देश शामिल है या कौन सा देश शामिल है, ठीक है, ये पूछ लेगा। दूसरा कहेगा कि कॉफ़ी क्लब किसने स्टार्ट किया, अब वहाँ पे दे देगा WTO ने दे दिया, UNDP ने दे दिया, या ऐसा कुछ नाम दे देगा। तो आपको याद करना है कि यूएफसी जो है वो यूएफसी को ही कॉफ़ी क्लब के नाम से जाना जाता है, ठीक। यूपीएससी कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूएफसी को कॉफ़ी क्लब के नाम से जाना जाता है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी कंट्री कौन कौन सी इसमें शामिल है और इसका पर्पस तो आपको पता है कि जो G4 स्थायी सदस्य के लिए कह रहा है, तो ये क्या चाह रहा है कि इसका ये विरोध कर रहा है यूएफसी। चलिए आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि आईसीसी क्या है। आईसीसी सुर्खियों में क्यों था, क्योंकि आईसीसी के अभियोजक ने इजराइल के प्रधानमंत्री और हमास नेताओं पर मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराध का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ एक गिरफ्तारी वारंट की मांग की, ठीक है। इसके रिलेटेड फैक्ट क्या है, इससे पहले क्या हुआ था कि मार्च 2023 में आईसीसी ने जब यूक्रेन और रसिया वार चल रहा था, उस समय क्या किया था कि आईसीसी ने यूक्रेन की स्थिति के संदर्भ में रूस के राष्ट्रपति के खिलाफ एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, ठीक है। और जब आईसीसी जो क्या करता है कि वो गिरफ्तारी वारंट जारी करता है, तो उसका परिणाम ये होता है कि अभियुक्त को या तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ठीक है, और अगर गिरफ्तार नहीं किया गया, ठीक, तो उसकी आवागमन की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। दैट मीन्स कि वो दूसरे कंट्रीज नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि उसके सदस्य देश अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए बाध्य हैं, ठीक। जो आईसीसी के सदस्य देश हैं ये अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए बाध्य हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए आईसीसी से रिलेटेड, पहला कि आईसीसी पहला अंतर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय है। अब देखिए यूपीएससी में क्वेश्चन क्या बन सकता है कि आईसीसी जो है एक अस्थायी न्यायालय है, ठीक, दूसरा अस्थायी न्यायालय है, ऐसा कुछ आएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये पहला अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ठीक है, पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है आईसीसी, जो गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के आरोपी व्यक्तियों की जांच करता है और उन पर अभियोग चलाता है, ठीक। लेकिन आपको ये पॉइंट तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि आईसीसी क्या है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय, ठीक। क्या हुआ था कि रोम संविधि को 1998 अपनाया गया था और यह 2002 में लागू हुई थी, ठीक है। अब यह अपराध आईसीसी में अपराध किसे माना जाता है, पहला तो नरसंहार को अपराध माना जाता है, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और आक्रामकता का अपराध, ठीक, ये उसका हो गया आईसीसी का अपराध। सदस्यता कौन कौन है कि आईसीसी की रोम संविधि के पक्षकार देशों की संख्या 124 है, ठीक है। फिलिस्तीन 123वां तथा मलेशिया 124वां पक्षकार देश है। अब इसमें आपको
ठीक है, ये पता होना चाहिए कि फ़िलिस्तीन और मलेशिया आईसीसी का पक्षकार देश है, 123 और 124वां। फ़िलिस्तीन 2015 में और मलेशिया 2019 में रोम संविधि के पक्षकार बने थे। ठीक है, भारत, इजराइल, अमेरिका, रूस और चाइना रोम संविधि के पक्षकार नहीं। अब यूपीएससी पूछेगा, क्योंकि इंडिया पक्षकार नहीं है तो यूपीएससी ये स्टेटमेंट को पूछ सकता है कन्फ्यूज करके। तो आपको ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि आईसीसी, भारत आईसीसी का सदस्य है नहीं है, ठीक, ऐसा कुछ करके यूपीएससी कंफ्यूज कर सकता है। तो आपको ये पॉइंट अच्छे से लर्न होना चाहिए, जिसमें से ये लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। निर्णयों का परिवर्तन। अब देखिए, आईसीसी के निर्णय बाध्यकारी होते हैं। मैंने आपको जब पीवाईक्यू सॉल्व करवाया था तो आपको बताया था कि कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं वही निर्णय बाध्यकारी होते हैं, बाकी बाध्यकारी नहीं होते। लेकिन यहाँ पे दिया है कि आईसीसी के निर्णय बाध्यकारी होते हैं। आपको स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है एग्जामिनेशन हॉल में, बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, बहुत प्रेशर मत लीजिएगा, बहुत आराम से पढ़िएगा, आपको खुद आंसर मिल जाएगा जब आप आराम से पढ़ते हैं ना स्टेटमेंट को। बट उस टाइम ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रेशर ना लें हम लोग, लोड ना लें, हो ही जाता है। बट फिर भी आप अपने आपको कैसे भी करके कूल रखिएगा, इसीलिए प्रैक्टिस करिए, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करिए और यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए, ना कि टेस्ट सीरीज के, क्योंकि टेस्ट सीरीज और यूपीएससी में दोनों बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो जितना हो सके उतना यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए, अपना माइंड सेटअप करिए कि वो क्या क्या स्टेटमेंट ऐड कर सकता है। जैसे मैं बता रही हूँ ना कि आईसीसी के निर्णय बाध्यकारी होते, अब वहाँ पे दे दिया आईसीसी और आईसीजे के निर्णय बाध्यकारी नहीं होते, आप कंफ्यूज हैं कि मैंने वैसे भी बताया है उसमें पेपर में कि नॉट आए ना तो आप उसको ध्यान से पढ़िए, उसमें कुछ ऐसा कर तो नहीं रखा है कि हाँ नॉट दे दिया। ठीक, और बाध्यकारी वाले बहुत कम बाध्यकारी होते हैं, इसलिए जो बाध्यकारी वाले हैं ना उनको आप, अगर आपको नहीं आता है तब तो अच्छी बात है, नहीं आता तो बहुत केयरफुली पढ़िए और उसको एलिमिनेट करिए और उसको सॉल्व करिए ऐसे क्वेश्चन को। अब देखते हैं कि आईसीसी और आईसीजे के बीच तुलना देखते हैं। आईसीसी क्या है, एक रोम संविधि से उसकी उत्पत्ति हुई थी आईसीसी की। आईसीजे की उत्पत्ति कैसे हुई थी, 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा स्थापित किया गया था आईसीजे, और आईसीसी रोम संविधि से। मुख्यालय दोनों का हेग नीदरलैंड में है। पीस पैलेस आईसीजे का पीस पैलेस में है और आईसीसी का हेग नीदरलैंड में। संरचना क्या है कि आईसीसी में 18 न्यायाधीश होते हैं। ठीक, कितने, 18। वैसे ये इम्पॉर्टेंट इतना है नहीं, बट फिर भी एस्ट्रिक कर लीजिए, ये तो इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है, डबल एस्ट्रिक पूछ सकता है, ये स्टेट और यूपीएससी दोनों में पूछ सकता है। ठीक है, अब इसमें देखिए, आईसीसी में 18 न्यायाधीश होते हैं जो कि 9 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं, इन्हें फिर से नियुक्त नहीं किया जाता। ठीक, आईसीसी के जो सदस्य हैं, आप यूपीएससी ये भी कह सकते हैं कि इसमें नियुक्त किया जाता है, इन्हें दोबारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन इसमें साफ साफ दिया है कि फिर से नियुक्त नहीं किया जाता। आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको, कि इसके 3 प्रभाग हैं, प्री ट्रायल, ट्रायल और अपील। इन्हें पक्षकार देशों की सभा द्वारा चुना जाता है। ठीक है, अब देखिए आईसीजे में क्या है कि संरचना में कि इसमें आईसीसी में क्या था, 18 न्यायाधीश थे, ठीक, 9 वर्ष के लिए। इसमें क्या है, आईसीजे में क्या है, इसमें 15 न्यायाधीश है, इनका भी कार्यकाल 9 ही साल का है। ठीक, इनको भी 9 साल के लिए ही चुना जाता है। हाँ, इनको भी 9 साल के लिए ही चुना जाता है। इन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा चुना जाता है। लेकिन ठीक, अब क्षेत्राधिकार आईसीसी का क्या है कि अपराधों के लिए केवल व्यक्तियों को ही आपराधिक रूप से जिम्मेदार ठहराया जाता है आईसीसी में। आईसीजे में क्या है कि 2 प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है आईसीजे। पहला है कि संयुक्त राष्ट्र के बीच कानूनी विवाद, यानी कि विवादास्पद मामले से संबंधित मामले, जिन्हें राष्ट्रों द्वारा ही कोर्ट के समक्ष लाया जाता है। ओके, सेकंड, कि संयुक्त राष्ट्र के अंगों या विशेष एजेंसियों द्वारा संबंधित कानूनी सवालों पर सलाहकारी राय देना। ठीक है, तो ये संरचना, ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइए, जिसमें से ये तीन पॉइंट उत्पत्ति, एक सेकेंड, इसमें से उत्पत्ति, मुख्यालय और संरचना तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एकदम पता ही होना चाहिए आपको फिंगर पे। अब देखिए ब्रिक्स, अभी हाल ही में ब्रिक्स का एक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, कहाँ हुआ, रूस के कजान में। ये सिर्फ पीसीएस वालों के लिए है, स्टेट वालों के लिए, कि रूस कहाँ पे, रूस के कजान में ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन हुआ। ये बीपीएससी में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो अगर आगे भी कोई पीटी हो तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है,
अब देखिए ब्रिक्स कैसा है। ब्रिक्स को पहले अभी हम ब्रिक्स कहते हैं, लेकिन पहले इसे क्या कहते थे, ब्रिक। ठीक, ब्रिक मतलब ब्राज़ील, रसिया, इंडिया एंड चाइना। ठीक है, ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओनील ने 2001 में ब्राज़ील, रसिया, भारत और चाइना की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए किया था। ठीक है, 2006 में क्या हुआ कि G8 आउटरीच समिट के दौरान ब्रिक्स को औपचारिक रूप दे दिया गया था, यानी कि 2006 में हमारा ब्रिक आ चुका था। ठीक है, ब्रिक का शिखर सम्मेलन कब हुआ, 2009 में हुआ। कहाँ पे हुआ था, रूस में हुआ था। ठीक है, 16वां भी रूस में हुआ था और 2009 वाला पहला शिखर सम्मेलन था ब्रिक्स का, हाँ वो भी रूस में हुआ था। पहले क्या था कि इसमें 5 सदस्य थे, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया एंड चाइना। 2010 में क्या हुआ कि ब्रिक में एक और सदस्य आ गया, दक्षिण अफ्रीका। तो अब ब्रिक बन गया ब्रिक्स। ठीक, 5 नए सदस्य कौन हो गए अभी ब्रिक्स में क्या हुआ है कि 2010 के बाद, है ना, अभी 5 नए सदस्य जोड़े गए। कौन कौन से, मिस्र, इथोपिया, ईरान, अमेरिका और इंडोनेशिया। अब देखिए ये 5 क्वेश्चन, ये 5 सदस्य ना, ये स्टेट प्लस यूपीएससी दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पूछ सकता है यूपीएससी के, अभी ये कंट्री दे देगा, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, कंट्री दे देगा और बताएगा कि इसमें से कौन सी कंट्री है अभी कौन सी जोड़ी गई है ब्रिक्स में कौन सी नहीं जोड़ेगी, तो आपको ये पता होना चाहिए। वैसे क्या नाम है, जो स्टेट पीसीएस है ना, उसमें ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इंडोनेशिया ब्रिक्स का पहला दक्षिण पूर्व एशियाई सदस्य बन गया है। अब देखिए वहाँ पे अगर ज़्यादा हार्ड करना क्वेश्चन चाहेगा यूपीएससी, तो क्या करेगा, बोलेगा इंडोनेशिया से रिलेटेड कुछ कर देगा कि दूसरा दक्षिण पूर्व एशियाई सदस्य बन गया। पहला की जगह यहाँ पे क्या कर देगा, पहले की जगह क्या कर देगा, दूसरा कर देगा, तीसरा कर देगा, या इंडोनेशिया की जगह कोई और कंट्री कर देगा। ठीक, तो आपको ये 5 कंट्री के नाम याद करने चाहिए। कौन है, मिस्र प्लस इथोपिया, एक मिनट, हाँ, यानी कि इजिप्ट प्लस इथोपिया प्लस ईरान प्लस यूएई प्लस इंडोनेशिया। ठीक है, ये 5 सदस्य हो गए। अब ठीक, ये पता होने चाहिए आपको, सऊदी अरब ने अभी तक ब्रिक्स में शामिल होने का कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया है। ठीक है, अब इसमें ये भी ये स्टेटमेंट, इन दोनों स्टेटमेंट क्वेश्चन बना सकता है यूपीएससी। ठीक है, अगर ब्रिक्स से रिलेटेड कुछ पूछा तो बस यही इतना इंपॉर्टेंट है, एक तो 5 सदस्य कि कौन कौन से होंगे। ठीक है, अभी इसमें कंफ्यूज कर सकता है, या अब ये सिर्फ 3 लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसमें से। एक, सऊदी अरब ने अभी तक ब्रिक्स में शामिल होने का कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया, तो यूपीएससी क्या करेगा कि सऊदी अरब ने निर्णय लिया है। ठीक है, ऐसा कुछ कर देगा। अभी ब्रिक्स के भागीदार देश कौन से हैं, बेलारूस, बोल्विया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और नाइजीरिया। ये भी आपको याद होना चाहिए। अब देखिए सचिवालय पूछ लेगा, सचिवालय ब्रिक्स का संघाई में है या हेग में है ऐसा, लेकिन ब्रिक्स का कोई स्थायी सचिवालय या कार्यालय ही नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक, इसमें भी कंफ्यूज कर सकता है, मतलब ये ओवरऑल ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जो इसके ये इम्पॉर्टेंट है ब्रिक्स, अभी क्योंकि 5 मेंबर ऐड हुए हैं ना, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं कि ब्रिक्स में क्या हुआ था कि 2014 में ब्रिक्स ने एनडीबी बनाया था, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये मल्टीपल टाइम एनडीबी पूछ चुका है यूपीएससी, 4-5 बार पूछ चुका है जब से ये बना है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है, संघाई में। उद्देश्य क्या है कि ब्रिक्स और अन्य विकासशील देशों में अवसंरचना एवं सतत विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन प्रदान करता है। ठीक है, ब्रिक्स के संस्थापक सदस्यों के बीच वोटिंग शेयरों का समान वितरण है। ठीक है, अब इसमें ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास ज़्यादा है या चाइना के पास ज़्यादा है, सबके पास समान है। ठीक, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका सभी के पास समान वोटिंग है कि हाँ, अभी ब्रिक्स थी, अभी 5 और ब्रिक्स प्लस हो गया है, तो इसमें और 5 मेंबर जो ऐड हुए हैं उन सबका ओवरऑल का वोटिंग सभी समान है। ठीक, अब इसे 2014 में क्या हुआ था कि एक सेकेंड, हाँ 2014 में क्या हुआ था कि फोर्टलेजा ब्राज़ील में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में स्थापित किया गया था एनडीबी। ठीक है, तो एनडीबी इम्पॉर्टेंट इतना नहीं है क्योंकि बहुत बार पूछ चुका है यूपीएससी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो ये पूछ सकता है कि 5 सदस्य इसके कौन है, और या तो फिर ये इन दोनों स्टेटमेंट में कंफ्यूज करेगा।
मल्टीपल टाइम पूछ चुका है एनडीपी, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक, कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट सीआरए। सीआरए क्या होता है? यह भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना कर रहे सदस्य देशों को अल्पकालिक तरलता सहायता प्रदान करता है। ठीक है, ब्रिक्स खाद्यान्न एक्सचेंज क्या है? अब ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी पूछेगा कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। ठीक, ये क्या है, ऐसा कुछ करके पूछ सकता है, तो आप लोग देख लीजिए, इसे याद कर लीजिएगा। अब ब्रिक्स खाद्यान्न एक्सचेंज, इसकी शुरुआत रूस ने की है। ठीक, ब्रिक्स खाद्यान्न एक्सचेंज की शुरुआत किसने की है? रूस ने की है। इसके तहत, यानी कि ब्रिक्स खाद्यान्न एक्सचेंज के तहत एक निष्पक्ष कृषि व्यापार प्रणाली विकसित करने के लिए ब्रिक्स के भीतर एक खाद्यान्न व्यापार मंच स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ब्रिक्स रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन, इसका उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रिमोट सेंसिंग में सहयोग बढ़ाना। स्टेटमेंट में नहीं देगा ऐसे, वो ऐसा कुछ देता नहीं है, बस यही तो इम्पोर्टेंट है कि ये सदस्य देश के बारे में यूपीएससी पूछ सकता है ब्रिक्स में, और स्टेट पीछे वालों के लिए तो भी कहाँ हुआ था सम्मेलन, इतना ही। अब ब्रिक्स सीमा पार भुगतान पहल, यानी कि BCBPI या ब्रिक्स पे, ये पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा ब्रिक्स पे, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स पे सदस्य देशों के बीच भुगतानों का निपटान करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीकी पर निर्मित एक भुगतान सेवा। ये आपको इतना पता होना चाहिए कि किस पे निर्मित है, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पे, ब्रिक्स पे। या स्विफ्ट जैसी पश्चिमी प्रणालियों के वर्चस्व वाली मौजूदा वैश्विक वित्तीय अवसंरचना का विकल्प प्रदान करती है। ठीक, तो ये आपको, ये ब्रिक्स सीमा पार भुगतान पहल, ये इंपॉर्टेंट है। या तो फिर इसमें सीआरए इम्पॉर्टेंट है, या तो फिर उसका जो 5 मेंबर ऐड हुए हैं वो इम्पॉर्टेंट है इसमें। अब आसियान, आसियान में क्या हुआ है कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी कहाँ गए थे? लाओस, लाओ पीडीआर के वियनतियाने में 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में गए थे। ठीक, आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? जाकार्ता, इंडोनेशिया में। ठीक है, आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में आसियान घोषणा पत्र के थ्रू, पत्र पर हस्ताक्षर के बाद हुई थी। ठीक है, इस घोषणा पत्र में 5 देश, यानी कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने हस्ताक्षर किया था। ओके, वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 10। ठीक, और जब स्टार्टिंग में जब घोषणा पत्र हस्ताक्षर हुआ था तो उसमें कितने थे? 5, यानी कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है, दिल्ली संवाद क्या है कि आसियान और भारत के बीच पारस्परिक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक वार्षिक ट्रैक 1.5 फोरम है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये लाइन। ठीक है, ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए, एस्ट्रिक बना दिया मैंने। अब देखिए, संवाद भागीदार कौन से हैं? अब आसियान के ना आपको कंट्रीज़ पता होना चाहिए, 10 कंट्रीज़ अच्छे से याद कर लीजिएगा इसमें। क्योंकि यूपीएससी ना आजकल 5-6 साल से कंट्रीज़ पूछने लगा है, उसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है, तो आपको आप अभी से अगर याद कर लेंगे तो ऑन टाइम में आपको, जब आप कई बार रिवाइज करते रहेंगे ना, तो आपके माइंड में ऑन स्पॉट ऑप्शंस देख के क्लिक हो जाएगा। अब देखिए, संवाद भागीदार कौन कौन से हैं इसके आसियान के? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत, यूरोपीय संघ, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, न्यूजीलैंड, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। ठीक है, आसियान के प्रमुख संस्थागत तंत्र कौन से हैं? ARF कौन सा है? ARF की स्थापना 1994 में हुई थी। ठीक, भारत 1996 में ARF में शामिल होता। अब क्या करेगा यूपीएससी? बोलेगा कि भारत जब से स्थापना हुआ तब से ARF में शामिल है, नहीं शामिल है। अब देखिए, यही सब चीज़ें हैं जो यूपीएससी कंफ्यूज करता है, वो आप एकदम ध्यान से पढ़िए। जब ऐसे कुछ दे दिया ना कि भारत इसमें स्थापना से ही शामिल है, तो मतलब गलत मान लीजिए कि नहीं होगा, स्थापना से शामिल तो पक्का नहीं होगा, कन्फर्म 110% कन्फर्म नहीं होगा, तो बस आप उस स्टेटमेंट को क्रॉस कर दीजिए, गलत हो जाएगा। ARF में क्या है? 27 सदस्य शामिल हैं। ठीक है, 10 आसियान सदस्य, 10 आसियान संवाद भागीदार जो ये थे, और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मंगोलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, पपुआ न्यू गिनी और तिमोर लेस्टे, ये इतने सदस्य हैं आसियान क्षेत्रीय मंच में। ठीक है, अब देखिए, इसमें से ना संवाद भागीदार की जगह आसियान के 10 कंट्रीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए, वो तो अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, आसियान क्षेत्रीय मंच का उद्देश्य क्या है? तो आसियान सदस्य देशों और उनके सहयोगियों के बीच राजनीतिक तथा सुरक्षा मुद्दों पर वार्ता व सहयोग के लिए मंच है। ठीक है, आसियान फ्यूचर फोरम
इसे 2023 में वियतनाम के 43वें आसियान शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए, और आसियान फ्यूचर फोरम क्या है कि आसियान सदस्य देशों के साथ साथ भागीदार देशों के लिए नए विचारों, नीतिगत सिफारिशों को भी साझा करने का एक साझा मंच है। ठीक है, भारत इसका संस्थापक सदस्य है। आसियान फ्यूचर फोरम का भारत संस्थापक सदस्य है, लेकिन आसियान क्षेत्रीय भागीदार का अब देखिए, आसियान क्षेत्रीय मंच का संस्थापक सदस्य भारत नहीं है। आसियान क्षेत्रीय मंच का संस्थापक भारत नहीं है सदस्य, लेकिन आसियान क्षेत्रीय फोरम का संस्थापक सदस्य भारत है। ठीक, अब देखिए दोनों में दिया है, अब यूपीएससी कंफ्यूज कर सकता है, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अब देखिए आसियान +3 कौन से हैं? आसियान सदस्य देश प्लस चीन, जापान और साउथ कोरिया शामिल हैं। ठीक है, भारत आसियान क्षेत्रीय मंच, आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक और विस्तारित आसियान समुद्री मंच जैसे अभियान के क्षेत्रीय मंचों में एक सक्रिय भागीदार है। ठीक है, बस अब यहाँ पे बस आसियान कंट्री इंपॉर्टेंट है। आसियान फ्यूचर में फ्यूचर फोरम और आसियान क्षेत्रीय मंच में देख लीजिए कौन भागीदार है कौन नहीं है, बस इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अगर यूपीएससी देखा तो। भारत आसियान संबंधों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि भारत ने 1992 में आसियान के साथ औपचारिक भागीदारी शुरू की थी। ओके, भारत 1996 में कब से शुरू की? 1992 में। डेटा है, मत याद करिए, याद हो भी नहीं पाएगा इतना ज़्यादा। 1996 में क्या किया कि भारत ने आसियान का संवाद भागीदार बना था, 1996 में भारत। ठीक है, 2002 में क्या हुआ कि शिखर सम्मेलन स्तरीय भागीदार बना। ठीक है, 2012 में क्या हुआ कि संबंधों को रणनीतिक साझेदारी पर अपग्रेड किया गया। ओके, अब इसमें आपको डेटा नहीं याद करना या आपको ईयर वीयर नहीं याद करना है, क्योंकि यूपीएससी नहीं पूछेगा, उसे भी पता है कि आपके माइंड में कितना डेटा स्टोर रहेगा, तो नहीं पूछेगा। अभ्यास देख लेते हैं, भारत आसियान भारत समुद्री अभ्यास, आसियान एकजुटता अभ्यास। ठीक, अब ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये मतलब ध्यान रखिएगा, हाफ एस्टिक कर लीजिए आप, हाफ एस्टिक। ठीक है, अब चलिए पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री ने लाओस के वियनतियाने में 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया, ऊपर ही दिया था। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ के बारे में देखिए दिया है कि कब शुरुआत हुई? 2005 में कुआलालंपुर मलेशिया में हुई थी। ओके, प्रकृति कैसी है? सामरिक है, राजनीतिक है, आर्थिक मुद्दों पर संवाद के लिए नेताओं के नेतृत्व वाला एक मंच है। सदस्यता 18 देश शामिल हैं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में। ठीक, 10 देश आसियान के सदस्य देश हैं और शेष देशों में ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, भारत, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रूस और अमेरिका शामिल है। ठीक है, सहयोग की प्राथमिकता वाले 6 क्षेत्र कौन है? पर्यावरण और ऊर्जा, शिक्षा, वित्त, वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दे और महामारी जनित रोग, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, आसियान कनेक्टिविटी। एज यूजुअल जो चीज़ें नॉर्मल होती हैं उसी वही है इसका क्षेत्र, प्राथमिकता के इसके क्षेत्र, मतलब जो भी प्राथमिक क्षेत्र है वो सब में सेम ही है जनरली। अब जानते हैं कि AITIGA क्या होता है। ठीक, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अभी क्या हुआ कि संयुक्त समिति की 5वीं बैठक हुई। ठीक, हाल ही में आसियान सचिवालय यानी इंडोनेशिया के जाकार्ता में AITIGA की समीक्षा के लिए आयोजित की गई। AITIGA क्या है कि इस समझौते पर 2009 में हस्ताक्षर हुआ था। ओके, उद्देश्य क्या है कि आसियान और भारत के बीच व्यापार बाधाओं को कम करना और आर्थिक संबंधों को गहरा करना शामिल है उसका। नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको देखना होगा तो देख लीजिएगा। व्यापार संबंध भारत का आसियान के साथ व्यापार घाटा, ये पूछ सकते हैं, ये लाइन इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत का आसियान के साथ व्यापार घाटा है नहीं है, ऐसा कुछ करके यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा इस लाइन को पढ़ते टाइम। अब देखिए सार्क क्या है, सार्क के बारे में दिया है यूपीएससी ने। भारत ने क्या किया, आरबीआई ने 2024 से 27 की अवधि के लिए एक सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क की घोषणा की है। ठीक, ओके, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है? करेंसी स्वैप एग्रीमेंट एक तरह का अनुबंध होता है जिसमें दो पक्ष एक निर्धारित दर पर, यानी कि दो पक्ष कोई भी दो कंट्री, ठीक है, या दो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक निर्धारित दर पर दो मुद्राओं का आदान प्रदान करने और फिर भविष्य में एक निश्चित तिथि पर सहमत दर पर उन मुद्राओं को दोबारा अदला बदली करने के लिए सहमत होते हैं। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए, मतलब कि CSA एक तरह का अनुबंध होता है, यानी कि करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है, इसमें क्या है ये पता होना चाहिए।
अब देखिए ब्रिक्स कॉन्टिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट पर 2015 में हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक, भारत जापान ने द्विपक्षीय करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया और ये $75 बिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है। ओके, कितने का है? 75। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब नहीं पूछेगा कि कितने बिलियन डॉलर का है। अन्य समझौते क्या है कि भारत संयुक्त अरब अमीरात करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, यानी कि भारत का सार्क के अलावा किसके साथ है? संयुक्त अरब अमीरात यूएई के साथ है। भारत श्रीलंका करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि भारत का किन किन देशों के साथ है। अब देखिए सार्क का सचिवालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में है ना। ये तो याद होगा आपको, नहीं याद होगा तो देख लीजिएगा एक बार। उत्पत्ति कैसे हुई थी सार्क की? 1985 में हुई। ढाका में सार्क चार्टर के माध्यम से की गई थी। 1985 में ढाका में एक सार्क चार्टर के माध्यम से सार्क की स्थापना की गई थी। ठीक है, सार्क के कंट्रीज़ कौन है, सदस्य देश कौन है? तो भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। कंट्रीज़ में बार बार बोल रही हूँ, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बार बार देख लीजिएगा क्योंकि यूपीएससी लास्ट 5 to 6 ईयर से पूछने लगा है कंट्री के बारे में कि कौन कौन सी कंट्रीज इसमें शामिल है, कौन सी नहीं है। पर्यवेक्षक देश को देखते हैं कि 9 देश ने पर्यवेक्षक सार्क के: ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय संघ, ईरान, जापान, साउथ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब इसमें ना बस आपका ये सार्क की कंट्री आपको पता होनी चाहिए, बस ये पर्यवेक्षक देश ये भी देख लीजिएगा। बट ये सार्क की कंट्री, ये दोनों मतलब ये सार्क की कंट्री आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट है बट ये सिंगल एस्ट्रिक है और ये डबल एस्ट्रिक है। ठीक है, तो आपको कंट्रीज़ पता होनी चाहिए। पर्यवेक्षक कभी कभी पूछ लेता है कि पर्यवेक्षक देश कौन से। अब सार्क से संबंधित अन्य प्रमुख तथ्य कौन से? कि सार्क में सभी स्तरों पर निर्णय सर्वसम्मति के आधार पर लिए जाते हैं। ठीक है, द्विपक्षीय और विवादास्पद मुद्दों को इसके विचार विमर्श से बाहर रखा गया है। ओके, सभी स्तर पर निर्णय सर्वसम्मति के आधार पर लिए जाते हैं और द्विपक्षीय और विवादास्पद मुद्दों को इसके विचार विमर्श से बाहर रखा गया। सार्क द्वारा शुरू की गई कुछ प्रमुख पहले निम्न है। कौन सी हैं? कि दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता यानी कि साफ्टा 2016, सार्क खाद्य बैंक सेवाओं में व्यापार पर सार्क समझौता 2010, भारत ने 2017 में दक्षिण एशिया सैटेलाइट यानी कि GSAT-9 भी लॉन्च किया है। ओके, सार्क 2016 से काफ़ी हद तक निष्क्रिय रहा है, एक्टिव नहीं है। अब इसमें मोस्टली पूछेगा तो ये पूछ लेगा कि इस पहली बात तो स्थापना भी यूपीएससी नहीं पूछता, बट आपको पता होना चाहिए, ध्यान एक बार देख लीजिएगा। बट आप इसके सदस्य और पर्यवेक्षक देश अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि यूपीएससी ना आजकल पूछ रहा है, ऐसे कीजिए। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी कि बिम्स्टेक। ओके, बिम्स्टेक चार्टर क्या है? बिम्स्टेक चार्टर लागू होने के साथ ही बिम्स्टेक को विधिक व्यक्तित्व का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, 2022 में क्या हुआ कि श्रीलंका में एक आयोजित पाँचवें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान बिम्स्टेक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसे अपनाया गया था। ठीक है, बिम्स्टेक चार्टर बिम्स्टेक के लक्ष्यों, सिद्धांतों और संरचना के बारे में बताने वाला एक आधारभूत डॉक्यूमेंट है। ओके, अब देखिए बिम्स्टेक चार्टर के लागू होने के लिए बिम्स्टेक के सभी सदस्य देशों द्वारा इसकी स्थापना संबंधी आधारभूत डॉक्यूमेंट की अभिपुष्टि जरूरी थी। ठीक, नेपाल द्वारा अभिपुष्टि के साथ ही यह शर्त पूरी हो गई और 20 मई 2024 को बिम्स्टेक चार्टर लागू हो गया। ये सब इम्पॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये देखते हैं। बिम्स्टेक का सचिवालय ढाका बांग्लादेश, पता होगा ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस यानी स्टेट वनडे एग्ज़ाम के लिए सबके लिए सारे के लिए इम्पॉर्टेंट है कि इसका सचिवालय कहाँ पे। ये उत्पत्ति कब हुई? स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के बाद हुई थी। ठीक है, सदस्य कौन है बिम्स्टेक के? बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल और भूटान। एज यूजल मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री नेम। ठीक, उद्देश्य क्या है कि तेजी से आर्थिक विकास एवं सामाजिक प्रगति के लिए एक सक्षम परिवेश बनाना और साथ ही बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में शांति व स्थिरता बनाए रखना। ओके, बिम्स्टेक से संबंधित अन्य प्रमुख तथ्य क्या है?
की प्रमुख परियोजनाएं, जैसे कि परिवहन कनेक्टिविटी के लिए बिम्स्टेक मास्टर प्लान। ओके। बिम्स्टेक के सिद्धांत सभी की संप्रभुता का सम्मान करना, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, शांतिपूर्ण सा अस्तित्व आदि। ठीक। फोकस क्षेत्र कौन से हैं भाई? व्यापार, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, सुरक्षा, कृषि, खाद्य सुरक्षा, लोगों के बीच संपर्क, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, कनेक्टिविटी etc। अभ्यास बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास। ठीक। ये चलिए ठीक है। अब आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। अगर आपने ये IR का PT 365 कर लिया होगा तो इसे रिवाइज कर लीजिएगा। अच्छे से पढ़ाई करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।